Assalamu alaikum. Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So this is our mock interview. हमारी एक स्टूडेंट जो कि जोन 3 से हैं, उनका हमने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं प्रोवाइड करूँगा कि क्या क्या क्वेश्चंस है और उसके क्या आंसर्स बनते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू. ओके, जो हमारा इंटरव्यू था उसमें पहला क्वेश्चन, जैसे आपको पता है कि हमेशा से यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज़, क्योंकि उनकी जो हॉबी थी तो वो बुक्स रीडिंग थी, तो नेम द बुक यू हैव स्टडीड इन दिस मंथ. ओके, उसके बाद क्वेश्चन था हु इज़ चेयरमैन ऑफ KPPSC. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ ओजोनोलिसिस एंड टेल इट्स इम्पोर्टेंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इट व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. After that, explain the relation between malic acid and fumaric acid. Question number 7 हमारे पास था कि what is ionosphere and ozonosphere. Question number 8 था what are primary and secondary pollutants. Question number 9 था explain the term isoelectric point. Question number 10 हमारे पास था कि what is electrode potential and standard electrode potential. After that, question number 11 था explain the term enthalpy and entropy. Question number 12 था what is the effect of aqueous potassium hydroxide and alcoholic potassium hydroxide on alkyl halide. Question number 13 था कि name the test which distinguish between aldehyde and ketones. After that, how to carry out nitration of aromatic and aliphatic hydrocarbons. Question number 15 था how you can differentiate between aromatic and aliphatic hydrocarbons. Question number 16 है explain the factor affecting rate of reaction. Question number 17 any evidence that first shell contain 2 electron and second shell contain 8 electron and so on. Question number 18 था हमारे पास कि what is metallic conduction and electrolytic conduction and show the effect of temperature on these two conduction. Okay. Question number 19 था what are alkalides and terpenoids. Question number 20 था what is M+1 peak and why they appear. What information is given by M+1 peak. Okay. Question number 21 explain the term chromophore and oxochrome. Question number 22 था हमारे पास name the disproportion reaction in organic chemistry. Question number 23 था what is Wolff-Kishner reduction and Clemmensen reduction. तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है फॉर मॉक इंटरव्यू. आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन शो किए यहाँ पे आपने स्टॉप करने की कोशिश करना है, इनको आंसर करने की, अगर आप आंसर कर सकते हैं ठीक है. फिर जो क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर सकते फिर आप सेशन देखें और इसमें क्या करें, सेशन देखें और उसमें फिर आपने क्या करें, अपने आप को अपने वो क्वेश्चन क्लियर करें. ओके, तो पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने पहले भी बताया आपका नेम आना चाहिए ठीक है. आपका नेम, इसी तरह आपका मसलन इंस्टीट्यूट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, हायर क्वालिफ़िकेशन वो आनी चाहिए इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो वो आना चाहिए. जस्ट लाइक जैसे मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ, हेलो सर, आई एम शाहिद खान एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मानसरा. I did my MPhil and MSc from Government College University Lahore and currently I am working as a lecturer chemistry at GPGC मंडिया एबटाबाद. दिस इज़ इनफ इंट्रोडक्शन ठीक है. इसके अलावा मेरे वाले साहब ये करते हैं, मेरे भाई के ये करते हैं, कोई कंसर्न नहीं है. जस्ट आपने अपने बारे में चीज़ें बतानी होती हैं. हाँ, कोई आपने पोजीशन वगैरह आपने ली है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं. ओके. उसके बाद चूँकि इनकी हॉबी थी बुक स्टडिंग की, तो अगर आपकी इस तरह की हॉबी है तो आपने मोस्ट रीसेंट जो बुक पढ़ी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके आथर वगैरह का, और उसकी बुक का थीम क्या है, किसके अबाउट वो बुक है. इसी तरह जो भी आपके हॉबी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था हु इज़ चेयरमैन ऑफ KPPSC. अब ये चेंज होते रहते हैं ठीक है. अब अभी जो है तो वो आर्मी का एक रिटायर्ड बंदा है, नेम उसका है, तो ये कैप्टन रिटायर्ड एक बंदा है, इसके अंदर कयूम जो है तो ये आजकल KPPSC का वो है चेयरमैन है. ये चेंज होते रहते हैं, आपने मौज करन देखना है ठीक है. जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम आपके पास आपका KPPSC के चेयरमैन वगैरह कौन है, हायर एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है वो कौन है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए.
नेक्स्ट हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज़ ओजोनोलिसिस, इट्स इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस क्या होती है? व्हेन ओजोन रिएक्ट विद अनसेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर आपके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ओजोन जब किसी मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, के पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स को बताती है कि मालिक्यूल में कहाँ पे अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसकी दो टाइप होती हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आपके पास जिंक का आप क्या करते हो, रिएक्शन कराते हो। मसलन ओजोन का रिएक्शन हो गया, उसके बाद जिंक के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में। तो आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिंक उसके साथ रिएक्शन करता है और उसको फर्दर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे नहीं छोड़ता, और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड्स वगैरह बनती है। मगर जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है उसमें कोई जिंक वगैरह यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली वाटर यूज़ होता है। तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बनती है ये उसको ऑक्सीडाइज कर देती है एल्डिहाइड को, और फाइनली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एज प्रोडक्ट बन जाती है। ओके, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग रिएक्शंस बना करते हैं। अब इसमें आपके पास क्या हो जाती है, कार्बोकैटाइंस आ जाते हैं, कार्बोनाइंस आ जाते हैं, कार्बीन्स आ जाती हैं, नाइट्रीन्स आ जाते हैं, बेंजाइन आ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स, ये सारे जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। बेसिकली दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मगर चूँकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं तो अलॉन्ग दी डबल बॉन्ड जो पोजीशन है ग्रुप्स की वो डिफरेंट होती है। फ्यूमेरिक जो है तो वो ट्रांस फॉर्म होती है, और जो मैलिक है वो आपके पास सिस फॉर्म होती है, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूटीन डायोइक एसिड है, ठीक है, ब्यूटीन मसन कार्बन। जस्ट ए मिनट, इधर में स्ट्रक्चर इसकी ड्रा कर लूँ। कुछ इस तरह का हमारे पास इसका क्या है, फार्मूला है कि ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे COOH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे आपके पास COOH, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो है ये फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है। अब इसी का अगर मैलिक एसिड बनाना है तो इसको ऊपर ले जाएं, हाइड्रोजन को नीचे आ जाएं। सिस फॉर्म जो है वो मैलिक एसिड है और ट्रांस फॉर्म फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ आयनोस्फेयर एंड ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर और आयनोस्फेयर ये बेसिकली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर हैं आपके पास, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है उसमें आयंस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसको आयनोस्फेयर बोलते हैं। द 4th लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर आयंस एग्जिस्ट इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। और ओजोनोस्फेयर क्या होती है, जहाँ पे ओजोन एग्जिस्ट करती है। द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ओजोन एग्जिस्ट इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, उसको स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोनोस्फेयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स की 2 टाइप होती हैं। पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, दोज पोल्यूटेंट्स विच आर डायरेक्टली रिलीज इनटू एयर आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाले, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं दोज पोल्यूटेंट्स विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स विद अदर रिएजेंट्स, ठीक है। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसी अदर रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। क्या मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने बात की प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा ये स्लाइड एम्प्टी रहेगी। एक्सप्लेन द टर्म आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। व्हाट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि द pH एट विच जो मालिक्यूल है वो इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, नेट उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या मतलब ये बच्चों कि आपके पास एमाइनो एसिड है, कुछ इस तरह का फार्मूला होता है उसका, NH2, ठीक है, कार्बन, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप, ये आपके पास हाइड्रोजन, और ये COOH, ठीक है। अब अगर आप क्या करें, इसकी pH को इंक्रीज़ करें, pH इंक्रीज़ करने का मतलब इसको बेसिक कंडीशन में लेके जाएं,
तो आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव एनाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर इसकी पीएच को डिक्रीज़ करें, क्या मतलब H+ ऐड करें, पीएच डिक्रीज़ हो जाएगी, तो तब ये क्या करेगा, पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो एट हायर पीएच अमाइनो एसिड विल एक्ट एज एनाइन, वाइल एट लोअर पीएच इट विल एक्ट एज कैटाइंस। ठीक है, मगर जब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो उस टाइम आपके पास ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ज़्विटर आयन क्या होता है, अगर इसी को मैं चेंज करूँ तो आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 3 कर लो, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव कर लो, यहाँ पे नेगेटिव कर लो। तो ये जो आयन होता है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में कैटायन और एनायंस हो, उसको ज़्विटर आयंस बोलते हैं। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे के ऊपर ये अमीनो एसिड ज़्विटर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और नेट जो है इस पर कोई चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। नेट आपके पास इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल बन जाते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट चार्ज इन पे कोई नहीं होता, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल्स होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयंस बोलते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस पीएच के ऊपर ये ज़्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, the tendency of a species to gain or lose electron is called its electrode potential। हमारे पास जो हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं यूपीएससी की रिकमेंडेशन से, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है बेसिकली। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होते हैं, टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, कि कंसनट्रेशन ऑफ आयंस जो होती है वो 1 मोल पर dm³ हो, प्रेशर आपके पास 1 atm हो, और टेम्परेचर आपके पास क्या हो, 25 डिग्री या 298 केल्विन हो, तो इनको स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो इन कंडीशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म्स एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक है, अब बेसिकली ना डायरेक्ट एंथैल्पी मेजर होती है, ना एंट्रोपी, तो चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, डेल्टा H या डेल्टा S। एंथैल्पी क्या होती है, हीट कंटेंट ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी, और एंट्रोपी क्या होती है, द डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। याद रखें, एंथैल्पी विल टेल अस अबाउट द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के रिएक्शन इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्या मतलब, अगर आपके पास डेल्टा H पॉजिटिव है और दूसरी कंडीशन है डेल्टा H नेगेटिव, तो डेल्टा H जब नेगेटिव होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा H पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक। अब डेल्टा S क्या बताते हैं, डेल्टा S या चेंज इन एंट्रोपी विल टेल अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी दो टर्म्स है। जब आपके पास एंट्रोपी पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपके पास क्या है, रिएक्शन आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। जब नेगेटिव है तो रिएक्शन आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस है। नेगेटिव एंट्रोपी तो होती नहीं है, मगर नेगेटिव का मतलब है एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है किसी रिएक्शन में, तो वो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव का मतलब है एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्वस KOH एंड अल्कोहलिक KOH ऑन RX। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड के साथ जब मैं दो रिएजेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी KOH लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं KOH लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्वस ले लेता हूँ और AQ, ठीक है, याद रखें एक्वस, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, अल्कोहलिक लेता हूँ। जब मैं एक्वस KOH लेता हूँ तो बेटा सब्स्टिट्यूशन होती है और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनती है, ROH बनती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और जब मैं आपके पास क्या करता हूँ, अल्कोहलिक KOH लेता हूँ, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन काज होते हैं और आपके पास क्या होते हैं, अल्कीन वगैरह, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाती है। तो इन एक्वस KOH अल्काइल हैलाइड गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाइल इन अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बात याद रखनी है। ओके, नेम द टेस्ट विच डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे आपके पास टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट है, इसी तरह आपके पास फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, इसी तरह आपके पास बेनेडिक्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट। ये सारे टेस्ट जो हैं अल्डिहाइड देते हैं और कीटोन्स नहीं देता।
और इसी तरह एक टेस्ट ऐसा होता है जो कीटोन्स देता है और अल्डिहाइड नहीं देता। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है जो कि कीटोन्स देते हैं मगर अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, ये भी आपने याद रखना है। और हाउ टू कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब इसमें भी डिफरेंस है। जब एरोमेटिक की नाइट्रेशन करते हैं तो हम उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, H2SO4 और प्लस आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मगर जब हम एलिफेटिक की हाइड्रोकार्बन्स की नाइट्रेशन करते हैं तो जस्ट हम नाइट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इनमें भी आपने डिफरेंस रखना है जी, इसमें कोई सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं होता। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करना होता है इसलिए। ओके, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हमारे पास एक टेस्ट इसके लिए आता है, इग्निशन टेस्ट उसको बोलते हैं, इग्निशन टेस्ट। अब इग्निशन टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर इसको आप बर्न करते हैं तो ये आपके पास सूटी फ्लेम देते हैं, सूटी फ्लेम, ठीक है। और जब आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को आप बर्न करते हैं तो ये नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब सूटी फ्लेम क्यों देते हैं, क्योंकि कार्बन की जो रेशो है ना एरोमेटिक में वो ज़्यादा होती है इसलिए सूटी फ्लेम देते हैं, और एलिफेटिक में कार्बन की रेशो कम होती है इसलिए वो नॉन सूटी फ्लेम देते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है कि पूछा जाता है कि कोई ऐसे हमारे पास ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं जो सूटी फ्लेम दे सकते हैं, तो येस दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स, जैसे जिनमें आपके पास क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गया, जिनमें आपके पास क्या होता है कार्बन की रेशो ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की रेशो कम होती है, तो वो सूटी फ्लेम देते हैं जी। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। दूसरा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा इतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तीसरा आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। चौथा आपके पास है कैटालिस्ट, ये भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो कैटालिस्ट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, और पांचवा मैंने क्या बताया, यस द लास्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनी एविडेंस दैट फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। यस, हमारे पास जो एविडेंस के तौर पे यूज़ होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप देखें जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे शेल चेंज होते हैं वहाँ पे एक लार्ज जंप लग जाते हैं। क्या मतलब, मसलन मैं अगर आपके लिए यहाँ पे ड्रा करूँ, सोडियम है ना, सोडियम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ ड्रा करूँ तो कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे मैं आयोनाइजेशन एनर्जी लेता हूँ, तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद 8 तक आयोनाइजेशन एनर्जी इसी तरह एक तरतीब में चलेगी, ठीक है। ये पहला यहाँ से ये जंप लग गया, इसका मतलब यहाँ पे शेल चेंज हो गया, 8 तक चला गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए, टोटल 9 हो गए, उसके बाद आप क्या करें, पहले शेल में 2 होते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 10 और 11 वो यहाँ और ऊपर होंगे, यहाँ पे भी जंप लगेगा। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक शेल यहाँ पे और एक शेल यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो सक्सेस है आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब को जब हम देखते हैं तो उससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन क्या होती है, द कंडक्शन थ्रू मेटल्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट काज मेटालिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, द कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू free ions is called electrolytic conduction. And second part of question है show effect of temperature. तो याद रखें जो मेटालिक कंडक्शन है वो डिक्रीज़ होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मेटालिक कंडक्शन कम हो जाएगी। और इसी तरह जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें, जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा आयंस बन जाती है, इसलिए कंडक्शन ज़्यादा होती है। और मेटालिक कंडक्शन क्यों कम होती है, कैटायंस की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्लॉकेज काज करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर अल्कलाइड्स एंड टर्पिनाइड्स।
सो अल्कलाइड्स क्या होते हैं? क्लास ऑफ बेसिक कंपाउंड्स, बेसिक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और ये बेसिक इन नेचर होते हैं, उनको अल्कलाइड्स बोलते हैं। और टर्पेनाइड्स क्या होते हैं? क्लास ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस फ्राम आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन यूनिट्स से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको टर्पेनाइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके मेंथोल है, इसकी एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। और आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है उसका आपको पता होना चाहिए कि CH2, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये जो एडवांस टर्म्स है ना, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो इनके सिर्फ आपने डेफिनेशंस वगैरह ही करनी है, बाकी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट इज़ M+1 पीक एंड व्हाई दे अपीयर, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय M+1 पीक। M+1 पीक इज़ बेसिकली आइसोटॉपिक पीक, ठीक है। ये आइसोटॉप्स की वजह से क्या होती है? अपीयर होती है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती है। M+1 पीक, जब आपके पास मालिक्यूलर आयन से एक यूनिट में ज़्यादा हो जाए, M+1 पीक बनते हैं, उसको कहते हैं। M+2 पीक भी होती है जब 2 यूनिट में ज़्यादा हो जाए। M+3, M+4 ये पीक्स भी होती हैं, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन गिव बाय M+1 पीक, दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट आइसोटॉप्स। एक्सप्लेन द टर्म क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? तो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्रोमोफोर। पहले हम बात करते थे कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड ऑफ कंपाउंड ना, तो कुछ ऐसे क्रोमोफोर थे जो कलर तो नहीं देते थे, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते। तो अब डेफिनेशन ये बन गई कि क्रोमोफोर आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे एजो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं हमारे पास? हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू ए क्रोमोफोर दैट मॉडिफाइज द एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इसकी ये एबिलिटी जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको मॉडिफाई कर देती है, ठीक है। खुद एब्जॉर्ब नहीं करती मगर इसकी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है। तो इसमें एग्जांपल है OH ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये इसकी एग्जांपल्स है जी। नेक्स्ट है नेम द डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होते हैं उसको हम केनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। केनिज़ारो रिएक्शन, कि आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन्स वगैरह इन कंसनट्रेटेड आपके पास अल्कली में आपके पास रिएक्ट करते हैं और एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा वही मालिक्यूल रिड्यूस भी होता है इनटू अल्कोहल। तो इस तरह के वो जो रिएक्शन होते हैं इसको डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन के। सिंगल स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस इज कॉल्ड डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल क्या है? केनिज़ारो रिएक्शन। व्हाट इज़ वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसर रिडक्शन। बेसिकली ये रिडक्शन है जिसमें कार्बोनाइल्स कंपाउंड जो है इनटू मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं? चेंज होते हैं। इनमें चंद एक डिफरेंस है, ये है कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन में आप क्या यूज़ करते हो? हाइड्रोजीन यूज़ करते हो, NH2 इन बेसिक मीडियम, ठीक है, इसको यूज़ करते हो। और क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करते हैं? जिंक एमलगम और HCl को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये आपके पास क्या होती है? बेसिक होती है वुल्फ किश्नर, और ये जो आपके पास क्लेमेंसन है ये एसिडिक होती है। काम दोनों का एक होता है कि कार्बोनाइल्स कंपाउंड जो है ये आपके पास कन्वर्ट होता है किस में? CH2 ग्रुप में। यही आपके पास क्या होती है? रिडक्शन होती है। इसमें और कोई जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपके पास बाई प्रोडक्ट N2 बनता है, नाइट्रोजन गैस, और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? H2O बनता है। ये भी डिफरेंस है जी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉक इंटरव्यू जो हमने कंडक्ट किया। ये हमारी एक स्टूडेंट थी जोन 3 से, फीमेल स्टूडेंट थी, उनका ये मॉक इंटरव्यू था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर आप लोगों ने भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है और अभी तक कोई आपने नहीं किया हुआ जॉइंट सेशन, तो हमारा एक सेशन चल रहा है KPPSC SSL लेक्चरशिप के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आप ये व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर में दे दूँगा, उसको आप ये कि वहाँ पे आप कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह के डेली बेस पे सेशंस, मॉक इंटरव्यू और इसी तरह गाइडलाइंस, नोट्स, मटेरियल और प्रीवियस जो KPPSC के क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।